करते हैं। नंबर 1, अम्लीय लक्षण। नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल है। यह जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाता है तथा हाइड्रोनियम आयन एवं नाइट्रेट आयन देता है। तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3। यदि HNO3 को हम जल में घोलते हैं तो ये पूरी तरह से वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन देता है। अब यदि देखें हम तो जल का फार्मूला H2O है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ये उत्पन्न हुआ हाइड्रोजन आयन यदि इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाए तो इससे बन जाएगा H3O+, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो हम कह सकते हैं कि जलीय विलयन में नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट देता है, क्योंकि नाइट्रेट तो कहीं जुड़ नहीं रहा है लेकिन हाइड्रोजन आयन जो है वो यहाँ पे वाटर से जुड़ के हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है। यदि इन दोनों भाग को हम एक करके लिखें तो हमको दोनों को जोड़ना होगा, और जब हम दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन आयन यहाँ उत्पाद की तरफ है, यहाँ अभिक्रियक की तरफ है, ये दोनों कट जाएंगे और हमको ओवरऑल रिएक्शन मिलेगा HNO3 प्लस H2O H3O प्लस NO3-। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम नाइट्रिक अम्ल को जल में घोलते हैं तो हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन प्राप्त होता है। और आप जानते हैं कि जो पदार्थ अपनी जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाता है वह अम्ल कहलाता है। तो इस प्रकार क्लियर है कि नाइट्रिक अम्ल जो है वो एक प्रबल अम्ल है, क्योंकि ये पूर्णतः वियोजित भी हो रहा है तो ये प्रबल अम्ल है। क्लियर है। आप जानते हैं कि अम्ल का गुण होता है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो नाइट्रिक अम्ल का विलयन जो होगा यह भी नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। दूसरी बात, नाइट्रिक अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, यह भी अम्ल का एक गुण है। यदि नाइट्रिक अम्ल हम लें तो HNO3 और क्षार की जगह पे NaOH ले लें तो Na जो होगा इस H को विस्थापित करेगा, तो इस तरह बनेगा NaNO3 और यहाँ से निकला हुआ हाइड्रोजन, यहाँ से बचा हुआ हाइड्रोक्साइड, ये आपस में जुड़ के जल बन जाएंगे। और यह गुण होता है अम्लों का। आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। तो इस तरह नाइट्रिक अम्ल जो है एक प्रबल अम्ल है। उम्मीद है कि ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं। तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे आक्सीकारक गुण। ये बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। नाइट्रिक अम्ल अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है, अतः यह प्रबल आक्सीकारक का कार्य करता है। तो नाइट्रिक अम्ल जो होता है यदि इसका हम सांद्र विलयन लें तो सांद्र विलयन अपघटित होता है, जिससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है और ऑक्सीजन परमाणु बनता है, जिसको आप नवजात ऑक्सीजन भी कहते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है बहुत क्रियाशील है, ये विभिन्न पदार्थों के साथ जुड़ के उसका ऑक्सीकरण कराता है और इसलिए नाइट्रिक अम्ल एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है। यदि हम नाइट्रिक अम्ल के तनु विलयन को लें तो उसका अपघटन कुछ अलग प्रकार से होता है। तो देखिए, नाइट्रिक अम्ल का तनु विलयन हम लेंगे तो इसके अपघटन से जहाँ पे NO2 बन रहा था सांद्र विलयन से, वहां पर तनु विलयन लेंगे तो NO बनेगा, जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, और बाकी जल बनेगा और नवजात ऑक्सीजन या ऑक्सीजन परमाणु बनेगा। तो यह ऑक्सीजन परमाणु भी किसी पदार्थ के साथ जुड़ के उसका ऑक्सीकरण कराएगा, अर्थात नाइट्रिक अम्ल का सांद्र विलयन भी प्रबल अपचायक है और नाइट्रिक अम्ल का तनु विलयन भी प्रबल अपचायक है। ओवरऑल हम कहें तो नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अपचायक का कार्य करता है। उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये दोनों रिएक्शन मैंने आपको इसलिए बताया कि इसके आधार पे जो इनके गुण है वो मैं बहुत ही आसानी से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। नाइट्रिक अम्ल अनेक धातुओं और अधातुओं को ऑक्सीकृत करता है। अभी आपने पढ़ा प्रबल ऑक्सीकारक है तो ऑक्सीकरण कराता है। ऑक्सीकरण के उत्पाद अम्ल की सांद्रता, ताप और ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इसका अर्थ है कि यदि नाइट्रिक अम्ल को हम ऑक्सीकारक के रूप में यूज करेंगे तो ऑक्सीकरण तो होगा, लेकिन उसमें उत्पाद क्या बनेगा ऑक्सीकरण के बाद, ये निर्भर करेगा कि नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता, हम सांद्र रखते हैं नाइट्रिक अम्ल को या तनु रखते हैं, यानी नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता पर, तापमान पर और ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ पर, कि हमने किस पदार्थ का ऑक्सीकरण कराया है नाइट्रिक अम्ल से, इस बात पे भी निर्भर करेगा ऑक्सीकरण का उत्पाद, जो कि आगे लाइन बाय लाइन जब हम रिएक्शन कराएंगे तो एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
एक इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि नाइट्रिक अम्ल कभी अपचायक का कार्य नहीं करता है। नाइट्रिक अम्ल केवल एक प्रबल आक्सीकारक है। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं अधातुओं का ऑक्सीकरण कि नाइट्रिक अम्ल के द्वारा अधातुओं का ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल अधिकांश अधातुओं को उनके ऑक्सी अम्लों में ऑक्सीकृत करता है। तो ध्यान रखें आप एक बात यहाँ पर कि जब भी अधातुओं का ऑक्सीकरण कराना होगा तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करेंगे, क्योंकि सांद्र नाइट्रिक अम्ल ही अधातुओं का ऑक्सीकरण कराता है। और उसके बाद बनेंगे क्या, तो जो भी आप पदार्थ लेंगे उसका ऑक्सी अम्ल बनेगा। अभी हम उदाहरण से इस बात को और क्लियर करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कार्बन का ऑक्सीकरण। आप जानते हैं कार्बन एक अधातु है। अब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे हम नाइट्रिक अम्ल की सहायता से। सबसे पहले अभी आपने पढ़ा कि अधातु का ऑक्सीकरण हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है नाइट्रिक अम्ल सांद्र, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल अपघटित होता है तो इससे बनता है NO2, H2O और नवजात ऑक्सीजन। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने इसके अपघटन की अभिक्रिया लिखी। अब आप जानते हैं कि यही जो ऑक्सीजन है यही पदार्थ का ऑक्सीकरण कराता है। मतलब कार्बन के साथ अभिक्रिया कौन करेगा? ये ऑक्सीजन, जिसको आप नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। तो C और O की क्रिया कराएंगे तो CO2 बनेगा। और जिसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। तो इस तरह हमने लिख दिया C+2O = CO2। क्लियर है? अब इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर देते हैं तो हमको ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी। तो देखिए जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन है, 2 नवजात ऑक्सीजन परमाणु है, यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु 1 है। तो पहले हम इनको बराबर कर लेंगे। तो ये जो पहली वाली रिएक्शन है इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो जब 2 से गुणा कर देंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 4 हो जाएगा। तो 4HNO3 4NO2, यहाँ पे देखिए 2H2O और 2O, और इसमें किसी चीज से हम गुणा नहीं कर रहे हैं तो ये ऐसे ही रह जाएगा। अब हम आसानी से इसको जोड़ सकते हैं, और जब जोड़ेंगे तो ये नवजात ऑक्सीजन उत्पाद की तरफ है और यहाँ पे रिएक्टेंट की तरफ है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इनको काट देते हैं और इस तरह से जो बचा है उसको लिखते हैं। तो 4HNO3 प्लस कार्बन एरो CO2 4NO2 और प्लस 2H2। तो ये है ओवरऑल रिएक्शन कार्बन के ऑक्सीकरण की, जिसका ऑक्सीकरण हमने नाइट्रिक अम्ल की सहायता से किया है। तो ये आप अपनी बुक में देखेंगे। ये सब रिएक्शन जो है वो आपको बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि इस तरह से यदि आप याद रखें तो इस रिएक्शन को आसानी से याद रख सकते हैं। अगर डायरेक्ट इसको याद रखेंगे तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि आगे और भी अधातुओं के ऑक्सीकरण है। तो उन सबको हम इस पैटर्न से, एक पैटर्न से ध्यान रखेंगे, बहुत आसानी से याद रहेगा। पूरा वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो तरीका है वो काफी सुविधाजनक है। तो इस तरह से हमने देखा कार्बन का ऑक्सीकरण। अब हम बात करते हैं इसके लैंग्वेज की। तो हम लिखेंगे सांद्र नाइट्रिक अम्ल कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। तो इस तरह से हमने रिएक्शन जब बना लिया तो लैंग्वेज अपने आप क्लियर हो गई कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, आप यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। क्लियर है? अब इसी आधार पर हम देखते हैं सल्फर का ऑक्सीकरण। सल्फर भी एक अधातु है, तो सल्फर का ऑक्सीकरण भी सांद्र नाइट्रिक अम्ल ही कराएगा। और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के अपघटन की क्रिया हम लिखें तो हम लिखेंगे 2HNO3, इससे बनेगा 2NO2 H2O और ये नवजात ऑक्सीजन। आप जानते हैं यही ऑक्सीजन परमाणु है जो पदार्थों का ऑक्सीकरण कराता है। तो इसी की क्रिया कराएंगे सल्फर से। तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन एटम, ये बन गया SO2। बैलेंस करेंगे तो इसके आगे 2 लगा दिए। ठीक बात है? अब यहाँ पे जो SO2 बना है, यहाँ पे देखिए आप जल है तो ये जल से क्रिया कर लेता है। तो एक पार्ट और इसमें हम लिखेंगे SO2 प्लस H2O और इससे बनेगा H2SO4। क्लियर है? अब यदि इसको हम बैलेंस करें तो देखिए यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 और 1 3 ऑक्सीजन है। तो 1 ऑक्सीजन कम है, इसको बैलेंस करने के लिए हम 1 नवजात ऑक्सीजन यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब यदि इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमको ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी। जोड़ने से पहले हम इस ऑक्सीजन को कैंसिल करने की व्यवस्था करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम जो हैं वो रिएक्टेंट की तरफ है और यहाँ 1 ऑक्सीजन एटम ये भी रिएक्टेंट की तरफ है। मतलब अभिक्रिया किया रिएक्टेंट की तरफ कुल ऑक्सीजन परमाणु है 3,
तो ऊपर वाले रिएक्शन में हम 3 से गुणा कर देते हैं ताकि यहाँ पर उत्पाद की तरफ भी 3 ऑक्सीजन परमाणु हो जाए। क्लियर है? तो चलिए गुणा करके लिखते हैं। तो हमने गुणा कर दिया, तो देखिए 3 इसमें 2 में गुणा कर दिया, 3 दूना 6, ये भी हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3। तो देखिए 6HNO3, 6NO2, 3H2O और 3 ऑक्सीजन। इन दोनों रिएक्शन में हमको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो देखिए सल्फर 2 ऑक्सीजन एटम SO2, और दूसरे रिएक्शन को भी हम ऐसे लिख देते हैं SO2 H2O ऑक्सीजन एटम H2SO4। अब इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो देखिए 3 ऑक्सीजन एटम अब यहाँ पे प्रोडक्ट की तरफ है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ये 3, ये मिलकर 3 हो जा रहे हैं। तो ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 रिएक्टेंट की तरफ और 3 प्रोडक्ट की तरफ ये कैंसिल हो गया। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे जल जो है अभिक्रियक की तरफ है, यहाँ उत्पाद की तरफ है, लेकिन जल यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो ये कैंसिल तो नहीं होगा, लेकिन ये 1 कम हो जाएगा, यानी कि 2 जल बच जाएंगे उत्पाद की तरफ। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन हमको मिलेगा 6HNO3 प्लस सल्फर, यहाँ से सल्फर बचा है, H2SO4 प्लस 6NO2, और जो ये 3H2O था इसमें से 1 ये कम हो गया, तो लास्ट में मिलेगा 2H2। तो इस तरह से ये रिएक्शन हमको मिल गया। आप चाहें तो डायरेक्ट इस नीचे वाले रिएक्शन को याद रख सकते हैं, या फिर यदि आप इस पैटर्न पे चलेंगे तो ये रिएक्शन आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल से स्टेप है जिससे आप इस रिएक्शन को याद रख सकते हैं। अब यदि हम लोग अपने एनसीईआरटी बुक के रिएक्शन को लिखें तो आप देखेंगे वहां पर एसिड का यूज किया गया है। तो ऐसे 1 लाने के लिए हम इस रिएक्शन में 8 से गुणा कर देंगे। 8 से गुणा करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 8 से 6 में हमने गुणा कर दिया तो हो गया 48, और यहाँ पे S8 हो गया, जो सल्फर था वो S8 में कन्वर्ट हो गया, H2SO4 हो गया 8, यहाँ पे आप पहले से 6 था तो 48 हो गया, और ये 2 था तो 8 से गुणा कर दिया तो 16 हो गया, 8 दूना 16। तो इस तरह से ये एनसीईआरटी बुक वाला रिएक्शन हो गया। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको याद रखें, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे याद रखना आपके लिए कठिन है। इस तरह से आप एक सिस्टम से याद रखें, आपको हमेशा ये रिएक्शन याद रहेंगे। अब यदि रिएक्शन आपने लिख लिया है तो आप इसकी लैंग्वेज को भी लिख सकते हैं। आप क्या लिखेंगे कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। उम्मीद है कि बात आपको क्लियर हो गई है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। एक बात हम पढ़ते हैं कि कार्बन का ऑक्सीकरण और सल्फर का जब ऑक्सीकरण कराए तो यहाँ पे कुछ अंतर हमने देखा था, तो उस अंतर की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमने सांद्र नाइट्रिक अम्ल लिया और इसका अपघटन इस प्रकार से हुआ। फिर यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसकी कार्बन से क्रिया कराई, ठीक है, और फिर इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया। लेकिन सल्फर के ऑक्सीकरण में हमने देखा कि पहले सांद्र नाइट्रिक अम्ल का हमने अपघटन कराया, फिर सल्फर से ऑक्सीजन की क्रिया कराई, और फिर यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है फिर से इसका जल से क्रिया करा के हमने सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे भी तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का जल से क्रिया करा सकते हैं। तो दोस्तों आप करा तो सकते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जल से मिलेगा तो बनेगा कार्बोनिक अम्ल, और ये अम्ल बहुत ही अस्थायी होता है, तो ये पुनः टूट के जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस रिएक्शन से आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने कार्बन डाइऑक्साइड जल को मिलाया, कुछ समय के लिए बना, फिर से ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो इस रिएक्शन से आपको कोई लाभ नहीं था, इसलिए यहाँ पर हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है इसकी जल से क्रिया नहीं कराई थी, और सीधा हम लोगों ने उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड ही मिला था। लेकिन यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जब जल से क्रिया कर रही है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बन रहा है जो कि स्थायी है, तो ये क्रिया करानी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये इस तरह से आप इन दोनों को एक साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अगला रिएक्शन हम देखते हैं, फास्फोरस का ऑक्सीकरण। अब तक तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, तो आसानी से इसी पैटर्न से आप करा सकते हैं। फास्फोरस अधातु है तो आप यूज करेंगे सांद्र नाइट्रिक अम्ल को। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि अधातुओं का ऑक्सीकरण सांद्र नाइट्रिक अम्ल कराता है, और जिससे अधातु के ऑक्सी अम्ल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे अपघटन की क्रिया हमने लिख दी। ये 2 ऑक्सीजन है, ये फास्फोरस से क्रिया करेगा, तो यहाँ पे फास्फोरस और ऑक्सीजन, फास्फोरस का ऑक्साइड बनाएंगे P2O5। आप कहेंगे सर P2O3 भी बना सकते हैं, तो आप बना सकते हैं, लेकिन P2O5 है ये ज्यादा अम्लीय है, इसलिए यही बनाएंगे आप। ठीक है, हमने बताया था
कि जब ऑक्सीकरण संख्या जिसमें अधिक होती है वो उस ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति भी अधिक होती है। तो P2O5 हमने बनाया, इसको बैलेंस किया तो यहाँ पे 2 फास्फोरस लगाने पड़े और 5 ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे 5 ऑक्सीजन परमाणु रख दिए। ठीक है, अब P2O5 जल से क्रिया कराएंगे, ठीक वही बात कि P2O5 की जल से क्रिया कराएंगे, तो जल से अभिक्रिया कराएंगे तो H3PO4 बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होता है वो बनाता है फास्फोरिक अम्ल H3PO4, और ये आपको रिएक्शन कई बार मिलेगा, तो इसको आप अभी से ऐसे याद रखें। देखिए कि जब भी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होगा जल से क्रिया कराएंगे तो इससे बनेगा फास्फोरिक अम्ल। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे, तो ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन परमाणु 1 है और यहाँ पे ये 5 है, तो ऊपर वाले रिएक्शन में सबसे पहले तो 5 से गुणा कर देते हैं, इसके बाद हम इसको जोड़ सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमने गुणा कर दिया, तो ये हो गया 5 दूना 10, ये हो गया 10, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से ये रिएक्शन आपको मिलेगा। बाकी दूसरे रिएक्शन को ऐसे ही रहने देंगे, तीसरे वाले में भी किसी से गुणा नहीं करना, तो इन दोनों को ऐसे ही रहने दिया। अब जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे देखिए 5 ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरफ, यहाँ प्रोडक्ट की तरफ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके अलावा आप देखिए P2O5 भी P2O5 से कैंसिल हो सकता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। आप जल देखें तो जल तो कैंसिल तो नहीं होगा, 3 जल इधर हैं और 5 जल इधर हैं, तो ये घट सकता है, तो इसको घटाएंगे तो उत्पाद की तरफ 2 वाटर बच जाएंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन मिलेगा 10HNO3 2P और एरो के बाद मिलेगा 2H3PO4 यहाँ से और 10NO2 यहाँ से और 5 ये जो H2O था इसमें से ये 3 घट गया तो 2H2O मिलेगा आपको। तो ये हो गया रिएक्शन। अब यदि एनसीईआरटी बुक की तरह इसको लिखना चाहें तो एनसीईआरटी बुक में P4 रख के अभिक्रिया कराई गई है, क्योंकि फास्फोरस का जो मॉलिक्यूल होता है वो टेट्रा एटॉमिक होता है, मतलब चतुष्परमाणुक होता है। तो यदि P4 हम रखना चाहें तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 फास्फोरस तो पहले से ही है, 2 और आ जाए तो वो जुड़ के आपस में P4 बना सकते हैं। तो इस रिएक्शन में 2 से गुणा कर देते हैं ताकि ये 2P जो है ये P4 में कन्वर्ट हो जाए। तो 2 से गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा 20HNO3 और ये हो जाएगा 2P पहले था और 2 से गुणा कर दिया तो P4 और ये हो जाएगा 4H3PO4 20NO2 और 4H2, 2H2O था, 2 से गुणा होकर 4H2O हो गया। तो ये हो गया आपके एनसीईआरटी बुक के रिएक्शन। अब यदि आपने रिएक्शन लिख लिया ना तो आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। आप लैंग्वेज में लिखेंगे सांद्र नाइट्रिक अम्ल फास्फोरस को फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करता है। क्लियर है? तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को याद रखें, आसानी से ये रिएक्शन आपको याद रहेगी। तो अगली अधातु को हम देखते हैं आयोडीन का ऑक्सीकरण। तो ठीक वही बात है, अधातु है तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल लेंगे। ये हो गया अपघटन की क्रिया, ये ऑक्सीजन है, यही I2 से क्रिया करेगी तो I2 से मिलेगा ऑक्सीजन तो बनेगा I2O5 और I2O5 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमको 5 ऑक्सीजन परमाणु लेना पड़ेगा। क्लियर है? अब I2O5 की जल से क्रिया कराएंगे तो बनेगा HiO3 जिसको आप कहते हैं आयोडिक अम्ल। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ दें हम तो ओवरऑल रिएक्शन मिलेगा। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर 5 ऑक्सीजन हो गया है, यहाँ पर 1 ही है, तो ऊपर वाले में पहले 5 से गुणा तो कर लें ताकि ऑक्सीजन कैंसिल हो जाए। तो 5 से गुणा करेंगे तो ये रिएक्शन आपको मिलेगी और इन दोनों को ऐसे ही रहने दीजिए। और उसके बाद जब आप जोड़ेंगे तो ये 5 ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट की तरफ, यहाँ पे प्रोडक्ट की तरफ, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे I2O5 है, I2O5 प्रोडक्ट है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। और जल भी यहाँ पे आप देखिए तो 1 जल है, यहाँ पे 5 है, तो ये घट के 4 हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन आपको मिलेगा 10HNO3 प्लस I2 2HiO3 और प्लस 10NO2 और प्लस 4H2। ठीक है, तो इसमें आपको कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयोडीन जो होता है ना वो डाई एटॉमिक होता है, मतलब द्विपरमाणुक होता है और पहले ही आपने अभिक्रिया में यहाँ पे I2 यूज किया है। ठीक है, तो इसमें कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है। आपको एनसीईआरटी बुक में, आपके बुक में ये सीधा यही रिएक्शन मिलेगा। तो आप सीधा इसको याद करने से अच्छा इसकी स्टेप को ध्यान में रखें, सारे के लिए स्टेप सेम है, तो बहुत आसानी से आपको ये रिएक्शन याद हो सकती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छे से समझाया है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, अच्छा इसकी लैंग्वेज यदि हम लिखें तो हम लिखेंगे सांद्र नाइट्रिक अम्ल आयोडीन को आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत करता है। यदि आप रिएक्शन लिख लेते हैं तो लैंग्वेज तो आप लिख ही लेंगे। तो ये थी आज की वीडियो।
आगे की वीडियो में हम बात करेंगे धातुओं के ऑक्सीकरण की। ये वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए धातुओं के ऑक्सीकरण को हमने अलग कर दिया है। तो अगली वीडियो जो हमारी होगी वो होगी नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुणों की भाग 2। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे।